वेलकम टू द वेदास इंस्टीट्यूट बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स चैप्टर फर्स्ट ऑन क्लास 10। क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो ये वन शॉट वीडियो है अपनी। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो कंट्री के बारे में, एक तो अपनी बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे ओवरव्यू जो दिया है उसको स्किप करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम बढ़ते हैं आगे। बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहले तो इसमें ये बताया गया है कि इन दो देशों कैसे हैं, इनकी कितनी पॉपुलेशन में कौन से कितने लोग रहते हैं उसके बारे में ये। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम इस यूरोप की एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है और इसका जो एरिया है, स्टेट एरिया, वो हमारी जो स्टेट है हरियाणा उससे भी कम है। उससे भी बेल्जियम छोटा है। बेल्जियम उससे भी बेल्जियम छोटा है। और इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग से टच होता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ के अबव नहीं है, 1 करोड़ से कम ही है लिटरली। ठीक है, एंड अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो अपनी हरियाणा से भी आधी है। हरियाणा से भी आधी है अपनी बेल्जियम की पॉपुलेशन। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन। अब इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज के बोलने वाले अलग अलग बेल्जियम में लोग रहते हैं, पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो आइए उसका लिख लिख के अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें रहते हैं 59% फ्लेमिश लैंग्वेज बोलने वाले। इसके बाद में रहते हैं 40% वेलोनिया, 40% रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले। 40% रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले। बाकी का 1% इधर उधर मान लो अदर। ठीक है, और जो फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं ये रहते हैं वेलोन। वेलोन से उससे बिलोंग करते हैं ये लोग। ठीक है, अब जो ये हमारा बेल्जियम है इसकी कैपिटल है ब्रूमलेस। इसकी कैपिटल है कौन सी? इसकी ब्रसेल्स, सॉरी ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। यहाँ पर ब्रसेल्स जो है, ब्रसेल्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा दिया गया है। यहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। जो फ्लेमिश है इसको अपन डच भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डच स्पीकिंग, द फ्रेंच स्पीकिंग। ये बात है 1915 से लेके 1916 के बीच में, जब इन दो अलग अलग 1950 से 1960 के बीच में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आते थे। इसके बाद लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब अपन बेल्जियम का कंपेयर अनदर सिटी से करेंगे। और अनदर सिटी अपन ने कौन सी ली है? तमिलनाडु। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर, जो कि साउथर्न में थोड़े से किलोमीटर निकलते हुए तमिलनाडु आता है। इसमें 2 करोड़ पीपल रहते हैं, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हरियाणा के सेम टू सेम तमिलनाडु में पीपल रहते हैं। और ये बात हो रही है श्रीलंका की। ठीक है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, जो कि हमारे साउथ एशिया में ही श्रीलंका जो है आता है। साउथ एशिया में ही हमारा श्रीलंका आता है। इसके बाद क्या है? इसमें द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स। अब जैसे लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पर लोग थे, अब वही सेम लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पर लोग। तो आओ यहाँ पर लोग देखते हैं। इसमें 74% कौन से थे? सिन्हाला। 74% सिन्हाला। बाकी की 80% जो थे वो थे श्रीलंकन। वो थे श्रीलंकन। अब जो श्रीलंकन है इसमें 80% में क्या थे? जो 30% थे, 30% थे वो थे वहीं के बोलने वाले श्रीलंकन। यानी कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? तमिल।
तमिलनाडु से थे, क्योंकि तो तमिल बोले जाते, यहाँ पे 80% लोग तमिल बोलते थे, ठीक है। जो कि 30% लोग जो थे ना, वो थे अपने श्रीलंका के ही रहने वाले, श्रीलंका के ही रहने वाले थे। और बाकी के जो 7% बचता है अपना 5% जो बाकी का अपना बचता है, वो थे इंडियन तमिल, वो थे अपने इंडियन तमिल, जो कि हमारे पूर्वज थे, उनको ले जाया गया था भारत से श्रीलंका में काम करने के लिए। तो 5% वो बोलते थे तमिल और 5% वो इंडियंस थे, और बाकी की जो 1% उसमें मोमडन्स भी थे। और जो सिन्हालास थे, ये इतने थे बुद्धिस्ट, ये थे बुद्धिस्ट। और 80% श्रीलंकन तमिल थे, 30% श्रीलंका के थे, और 5% उसमें इंडियन तमिल थे। इसमें इंक्लूडेड है 1% के तौर पर इंक्लूडेड है इसमें मोमडन्स, जो कि वो भी तमिल ही लैंग्वेज बोलते थे। अब बाकी का बचा अपना 7% पे क्या जाता है, 7% जो वहां के लोग थे क्रिश्चियन, तमिल और सिन्हाला, वो क्रिश्चियन जो थे ना, वो सारी लैंग्वेज बोलते थे, ईसाई धर्म के लोग। तो 7% अपन क्रिश्चियन पे लगा देते हैं। क्रिश्चियन, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। अब आप इमेजिन करना है सिर्फ कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, उस सिचुएशन में बेल्जियम में। तो जो डच कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने क्या किया, और जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी यहाँ पर, जो फ्लैमिश है वो जर्मन भी थी, तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब पहले अपन पढ़ते हैं, वैसे तो इन दोनों की ही स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे अपन श्रीलंका के बारे में। इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने देश को बेटर बनाने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट की, दोनों ही देशों ने। इसने बेल्जियम ने पॉलिसी अडॉप्ट की एकोमोडेशन की, और जबकि श्रीलंका ने की थी मेजोरिटाइज्म की पॉलिसी, इसने भी अडॉप्ट की थी। पढ़ेंगे अपन मेजोरिटाइज्म के बारे में, यानी कि श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका ने मेजोरिटाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। इसमें क्या बताया गया है, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई थी 1948 में, जो कि वहां के लीडर थे सिन्हाला कम्युनिटी के। उन्होंने सिक्योर डोमेन्स ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of measure to establish Sinhala supremacy। अच्छा, अब ये जो बात चल रही है वो चल रही है हमारी 90, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से। तब कौन देश आगे बढ़ पाया, किस वजह से बढ़ पाया, उसके लिए। तो अभी अपन ने केवल सिविक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो अपन केवल बेल्जियम में और श्रीलंका में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो वहां के जो सिन्हाला कम्युनिटी, इसी के लोग ज्यादा थे, तो लोगों ने अब इसके लोग पर्सन कम है, इसके पर्सन कम है, इसके पर्सन कम है। अब जैसे होता है ना कि अपने अपने धर्म वाले को वोट देंगे हम, तो भाई अगर वो ठाकुर है तो हम ठाकुर को ही आगे बढ़ाएंगे, हम पंडित है तो वो पंडित को ही आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे ये हर किसी की सोच रहती है, ठीक है। तो वैसे ही टाइम पे 74% लोग ज्यादा थे, तो जब वोटिंग वगैरह हुई तो लोगों ने सिन्हाला लोगों को वोट दिया। चूंकि ये क्वांटिटी में ज्यादा है, इसलिए सिन्हाला की एक कम्युनिटी बन गई। उसने क्या किया, सिन्हाला ने 1956 में एक एक्ट पास किया, जो कि सिन्हाला से और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर डिसरिगार्डिंग तमिल को उन्होंने छोड़ दिया आगे। जो केवल इसी को लेकर, सिन्हाला बुद्धिस्टों को लेकर उन्होंने नए नए एक्ट पास किए, नई नई गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने क्या किया, अच्छा उन्होंने किया क्या क्या है श्रीलंका, इन्होंने सिन्हाला ने, ये पढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिन्हाला लोगों ने क्या किया था कि ये एक्ट पास किया। इन्होंने कब पास किया ये एक्ट,
1956 में एक लॉ पास किया इन लोगों ने, जो कम्युनिटी सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने पहला लॉ कौन सा पास किया? एक तो अपने धर्म की लैंग्वेज को बढ़ावा दिया आगे, दूसरा इन्होंने क्या किया, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्टों को प्रमोशन दिया, उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी, उन्हें प्रायोरिटी दी। और थर्ड उन्होंने क्या पास किया, जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज बोलते थे उनको प्रमोशन, उनकी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। और फिर इसके इफेक्ट क्या हुए? इसके इफेक्ट ये हुए कि जो श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन जो तमिल थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट सिन्हाला कम्युनिटी। पार्शियलिटी को लेकर जो श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल और मोमनस जितने भी थे ना, और 7% जो क्रिश्चियन थे, उन सब ने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोटेस्ट सिन्हाला। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एक तो ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद the distrust between the two communities turned into widespread conflict और soon turned into a civil war। फिर राजनीतिक जंग छिड़ गई। फिर result थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों कम्युनिटी के काफी लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू हैव द लीव द कंट्री आर रिफ्यूजेस, कई सारे परिवारों को वो कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर शरणार्थी बनना पड़ा। और जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ा है, उसमें भी श्रीलंका के बारे में थोड़ा आपको बताया गया है। चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का, श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन श्रीलंका ने अपना इकोनॉमिक विकास जो उसका था वो उसने एक्सीलेंट किया है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन चूंकि वो अपने देश को नहीं संभाल पाए, उनके लोगों को नहीं संभाल पाए, इसलिए श्रीलंका डेड हो गई। एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में भी उसने काफी इंक्रीज किया श्रीलंका ने। और फिर इसी तरह से इकोनॉमिक, जब सारे लोग चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम कोई नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक लाइफ एंड हो गई 2009 में। कब से? 1956 से स्टार्ट हुआ और एंड कहां पर हो गया? अब इसका 2009 में एंड हो गया। ठीक है, अब एज अ सेम पढ़ेंगे अपन बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम में कब क्या कहां कैसे होता है। ठीक है, अब बेल्जियम की जो पढ़ा जाए, बेल्जियम ने एकोमोडेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, यानी कि बेल्जियम की समझदारी, उसने अपनी समझदारी से काम किया। उसने क्या किया, जैसे कि फ्रेंच बोलने वाले इतने हैं, डच बोलने वाले इतने हैं, तो उन्होंने एक कम्युनिटी में बराबर की संख्याओं में मंत्रियों को रखा। अगर 2 डच बोलने वाले होंगे तो 2 फ्रेंच भी बोलने वाले, 2 फ्लेमिश बोलने वाले होंगे तो 2 अदर लैंग्वेज को बोलने वाले होंगे, ताकि किसी एक रिलीजन को लेकर पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। तो डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बिटवीन 1970 से लेके 1993 तक इनको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई अकोमोडेशन की वजह से, लेकिन आगे जाकर सब ठीक हुआ। और यहाँ स्टार्टिंग में बढ़िया सब सही चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाकर एंड हो गया। ठीक है, arrangement the would enable to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the element of the Belgian मॉडल। यहाँ पर बेल्जियम के थोड़े आपको मॉडल दिए गए होंगे, अगर आप बुक में देख सकते हैं अपनी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। जैसा ही मैंने बताया, एक कम्युनिटी में मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों की संख्या इक्वल रखी गई, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। बी इक्वल द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 गवर्नमेंट बनाई। एक इन्होंने बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी बनाई थी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड बनाई थी इन्होंने कम्युनिटी। तो पहले पढ़ रहे हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने इसमें क्या किया, मंत्रियों की संख्या बराबर रखी, ताकि कोई भी लॉ एक दूसरे के एक तो अगेंस्ट पास ना हो। जब उसमें डच, फ्रेंच, फ्लेमिश बोलने वाले सभी व्यक्ति राजी होंगे तभी वो लॉ पास किया जाएगा। Thus no single can make decision। इसमें कोई भी सिंगल कम्युनिटी या सिंगल लैंग्वेज के लोग आगे एक फैसला, एक लॉ पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। इन्होंने क्या किया,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाई। स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने 2 रीजन्स को लेकर बनाई, 2 धर्म के लोगों को लेकर इन्होंने अपनी कंट्री में बनाई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी या नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे। यानी कि जो इन्होंने 3 गवर्नमेंट बनाई वो तीनों इन्होंने इक्वली बेस पे बनाई है, ना कोई एक ऊपर ना नीचे ना और ऊपर, ऐसा इन्होंने नहीं बनाया, तीनों इन्होंने इक्वल बेस पे बनाई है। ठीक है, अब आ जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल में इन्होंने क्या किया, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को लेकर इन्होंने ब्रुसेल में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट और बना दी, जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेड इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने एक भाषा बोलने वाले दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बराबर रखी और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देते हुए इन्होंने दोनों धर्मों को आगे बढ़ाया, जो कि ब्रुसेल, जैसे कि अपना भारत की, इंडिया की कंट्री कौन है, सॉरी इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर होते हैं या जितने भी लॉ पास होते हैं वो दिल्ली से ही होकर आते हैं मे भी। ठीक है, अब आते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जो इनका तीसरा रूप था, इनका गवर्नमेंट का जो तीसरा तरीका था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, और जो कि पीपल यानी इलेक्टेड वो था, इलेक्शन वाला मोड था उसमें, जो कि किसी भी एक लैंग्वेज को सारी लैंग्वेज से सॉरी डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन 3 लैंग्वेज के लोग। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट के थ्रू किसी को भी पावर या किसी को भी कल्चर या फिर किसी को भी लैंग्वेज के बेस पे जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल, और आपको यहाँ पे साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट ऑफ ब्रुसेल्स बेल्जियम में था, यूरोपियन पार्लियामेंट था ब्रुसेल्स में। अगर आप ढूंढेंगे और देखेंगे बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो श्रीलंका के अकॉर्डिंग बेल्जियम की जो स्टार्टिंग रही है वो टफ रही है, बेल्जियम की जो स्टार्टिंग रही है वो बहुत ही ज्यादा टफ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी से, उनके अरेंजमेंट से वर्क अच्छा हुआ और आगे तक गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इसमें वही दिया है कि आप क्या समझते हैं इससे। अब अपन थर्ड टॉपिक अपना पकड़ते हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हाँ, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम और मेजोरिटाइजेशन इन श्रीलंका। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग कहाँ तक हमारी सही है और कहाँ तक नहीं है। तो आप यहाँ इसमें बुक में अगर आप देखोगे तो आपको 2 टाइप्स के रीजन बताए जा रहे हैं पावर शेयरिंग को, एक सही है हमारे लिए पावर शेयरिंग या नहीं है। एक है अपना मोरल, एक है प्रूडेंशियल। ठीक है, अब मोरल में क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वही प्रूडेंशियल में क्या है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन एक्वायर अ सिस्टम थ्रू पार्टीशन और गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यह है प्रूडेंशियल। अगर देखा जाए तो ये हमारे पॉलिटिकल करियर को स्टेबल करने में एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। यहां देखा जाए रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस अब व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब इसी के साथ अपन थोड़ा बुक में देख लेते हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है। मोरल रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज एज वैल्यूएबल। इन्होंने पावर शेयरिंग को एक बहुत ही वैल्यूएबल डिसीजन माना है। अब यहाँ पे एज यूजुअल आप लोगों को एक स्टोरी दी गई है खलीज डालिमा की। एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग, सपोज में एक आपको दी गई है।
ठीक है, इसको स्किप करते हुए अपन आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स है, ठीक है। तो इसमें अपना पहला पॉइंट आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये अपना पॉइंट है। अब इसमें क्या रहता है, जो जुडिकल सिस्टम है, प्रेसिडेंट का सिस्टम है, कलेक्टर वगैरह का सिस्टम है, वो सब उसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें देखते हैं बुक में, द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, सेम लेवल की अलग अलग पावर्स भी होती हैं। सच एज अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है। इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, मिनिस्टर और गवर्नमेंट के पास क्या रहती है, हमारे पास ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर रहती है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेट असेंबलीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के, वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के होते हैं, और इनका लास्ट में जाके क्या जो ये सब काम करते हैं, दिस अरेंज इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इस सिस्टम को हम बोलेंगे चेक एंड बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अलग अलग लेवल पे पावर को शेयर करना, ठीक है। और जनरल गवर्नमेंट, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट है अपनी, वो क्या करती है, प्रोविंशियल ऑफ रीजनल लेवल, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से है ये, और ये उसी को शेयर करती है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताया गया है, पावर्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग पावर, डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल की पावर को दर्शाया गया है इसमें। जैसे कि प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स, इनको पावर के विभाग यानी कि अंग कहा गया है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है, ओके। थर्ड इसमें पॉइंट आ जाता है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर को उन्होंने क्या किया है, अलग अलग सोशल के जो ग्रुप्स है उनमें भी डिवाइड किया गया है। लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन, जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, मैंने अकोमोडेशन बेल्जियम में डिफाइन भी किया था। और देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट भी किए गए थे वहां पर, वुमेन को अलग से रिप्रेजेंट करने की, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में वुमेन्स को आगे बढ़ाने की अलग से वो एक प्रोसेस थी जो कि दी गई थी। अब जो अरेंजमेंट की अपन बात करते हैं तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो डाइवर्स सोशल ग्रुप थे उनको अलग अलग बांटा गया है। अब इसके अलावा क्या किया है, अलाइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव minority communities a fair share in power. We shall look at various way at accommodation social diversity. अब इसी के साथ अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, जो हमारी पावर शेयरिंग के जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज और जो जितने प्रेशर ग्रुप्स और उनके एक एक कदम को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार किए गए हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, इनमें लोगों को फ्रीडम थी कि वे अपना किसी भी तरह से जो उनके पास है कंटेम्प्ररी कंटेंडर्स, उसको वो अपने पावर, उनको ये पावर दी गई कि वो चूज कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं, कंपटीशन में भी आ सकते हैं। पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, पावर किसी के भी एक हाथ में नहीं रहती, ये एक बहुत ही लंबी दौड़ की तरह आगे बढ़ती जाती है और साथ ही में पार्टीज और रिप्रेजेंट करने वाले आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप में भी आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, हम डायरेक्ट शेयर करने की जगह दो से फिर आगे, फिर उनसे फिर आगे, फिर ऐसे शेयर करते हैं अपन। कभी कभी डायरेक्ट भी अपन शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं शेयर करते।
farmer and industrial worker, like a businessman, industrial farmer, they also will have share in governmental power. इनके पास हमेशा गवर्नमेंट की पावर इनको प्रोवाइड करवाई जाती है. पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नमेंटल कमिटीज वगैरह के पास भी दिए जाते हैं. अब लास्ट में आते हैं अपन. लास्ट में आपके लिए कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं. The Bombay High Court ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living condition for the 2000 odd children at 7 children homes in Mumbai. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर पारित किया गया है. नेक्स्ट है अपना, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कनाडा हैज एग्रीड टू लैंड क्लेम सेटलमेंट with the Aboriginal community. The minister responsible for native affairs announced that the government. अब ये इसी के साथ में आगे चल के काम कर रहा है. काफी सारे लोग हैं जिनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन भी करवाया जा रहा है. अब आ जाते हैं रशिया. रशिया टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस एंड द लिबरल याब्लोको मूवमेंट. थर्ड है अपना, fourth, the finance minister of various states in Nigeria not together and demanded that the federal government declare its source of income. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state government. ठीक है, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का होता है एंड. नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में आएगा.